नमस्कार, स्टडी फॉर्मूले सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 153वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 153। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की शुरुआत कब की गई थी? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मीन्स SCSS, इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2008 या वर्ष 2010? तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में की गई थी। ए नंबर सही हो जाएगा। इसकी कुछ व्याख्या हम बताना चाहेंगे, कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये शुरुआत जो है इस योजना की सेवानिवृत्त बचत योजना के आधार पर की गई थी वर्ष 2004 में, और यह 60 वर्ष या उससे अधिक के जो नागरिक थे यहाँ उनके लिए शुरुआत की गई। इसके तहत वो अपनी जो है बचत के लिए बैंक अथवा डाकघर में खाता खुलवाकर नामांकन कराकर इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। हालांकि यह रिपीटेड है, अगर मेरे कई वीडियो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं किसी एक वीडियो में यह मिल सकता है। यह किसने कहा? नरेंद्र देव ने, या फिर अच्युत पटवर्धन से, मतलब इनसे संबंधित है, या जयप्रकाश नारायण से, या जवाहरलाल नेहरू से? तो यह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। तो इन्होंने बताया, और इसके अलावा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे देंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने तो लिखा ही, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, इन पुस्तकों की भी रचना इन्होंने की। किन पुस्तकों की? मेरी कहानी और कैदी जीवन में इन्होंने लिखा, जब कैदी थे तब इन्होंने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिखा ही, बहुत फेमस है। और एक किताब जो रही है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या लिखा? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री ये लिखा इन्होंने। इसके अलावा इनके संक्रांति काल में जो लोग हुए थे, रूजवेल्ट थे, तुलना जब की गई, चर्चिल, लेनिन, इनसे भी तुलना की जाती है। बाकी राजनीतिक स्तर पर अगर देखेंगे वर्तमान परिदृश्य में, तो विरोधाभास तो होता रहता है, राजनीति का वह हिस्सा होता है। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम कर दिए, आप उनके बुरे कुछ कामों को हटा दें तो देश के लिए हर किसी न किसी ने, प्रधानमंत्री ने अच्छा जरूर किया है। तभी आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था किस स्थान पर सबसे पहले? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या वाराणसी? तीसरा प्रश्न है तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। ए नंबर सही हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? या कह लें, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ये चौथा प्रश्न है। तो अकबर द्वितीय ने की थी। और सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए,
अकबर द्वितीय किसे कहा जाता है? कौन है अकबर द्वितीय? तो अकबर द्वितीय की अगर बात करें तो 1806 से 1837 के मध्य रहा इनका काल शासन। इनकी कब्र महरौली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कब्र के पास में है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक तो कहा ही जाता है। तो बी नंबर सही हो गया, अकबर द्वितीय ने दी थी। पांचवा प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत विभाजन के समय? इंडिया के पार्टीशन के समय कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? पांचवा प्रश्न है ये। तो जे बी कृपलानी थे, बी नंबर सही हो जाएगा। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। और ये समाजवादी गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। कब बने थे वैसे? 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर एक साल ही रहे तो 47 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राजऋषि टंडन विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसके बारे में वैसे जानते होंगे आप लोग। राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, सी नंबर सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना वैसे कब हुई थी ये भी देख लें। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में हुई थी, 99 में हुई थी। कब हुई थी? 99 में हुई थी। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ है राज्य। तो सातवें प्रश्न की हम बात करेंगे। बुक्सा बिहार, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदा अरुणाचल प्रदेश। ये नेशनल पार्क है वैसे। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। नमेरी तो असम में है, नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में रहेगा, और बुक्सा दम्फा ये मिजोरम में रहेगा। बुक्सा बिहार में नहीं है, तो ये कहाँ रहेगा? वेस्ट बंगाल में रहेगा, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा। ठीक है, जलपाईगुड़ी में है बुक्सा। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ए नंबर सही हो गया। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। फिर से देख लिए, नमदा अरुणाचल प्रदेश, नमेरी असम, दम्फा मिजोरम। भारत के निम्न क्षेत्र में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? बायोडायवर्सिटी की पर्सपेक्टिव में कौन से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय? आठवां प्रश्न है ये। तो इनमें से कौन से रहेंगे आठवें के हिसाब से? देखेंगे वैसे जो उत्तेजनशील ज़्यादा सेंसिटिव में जो आने चाहिए, पूर्वी हिमालय रहेगा और हाँ पश्चिमी घाट भी रहेगा। तो 1 और 3 मिला, इस हिसाब से आंसर जो हो गया बी नंबर सही हो जाएगा। भारत में तो 4 जो बायोडाइवर्सिटी थे, सॉरी हॉट स्पॉट हैं, कितने हैं? हॉट स्पॉट कितने हो गए? 4 हॉट स्पॉट, तो उसी का हिस्सा है ये। पूर्वी हिमालय हो गया, कौन सा हो गया? पूर्वी हिमालय और
पश्चिमी घाट, ये हो गए। इसके अलावा इंडो बर्मन क्षेत्र हो गया और सुंडालैंड क्षेत्र, ये रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार प्रदान किया गया? वर्ष 2023-24 का पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी, सीआईएल, किसको? तो ये रहा है एनटीपीसी को। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, तो ये पुरस्कार जो मिला है किसके द्वारा मिला था? हम बैक करते हैं, फिलहाल इसी पे आते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं बताने की, मुझे लगता है ज़रूरत। अगला प्रश्न है वन्यजीव अभयारण्य और फिर दूसरी सूची के साथ इसको मिलान करना है कोड की सहायता से। कहा जा रहा है महानंदा मध्य प्रदेश, लखरी घाटी उत्तर प्रदेश में, पंचमढ़ी पश्चिम बंगाल में और चंद्रप्रभा ओडिशा में। कौन सा इनमें सही होना चाहिए? 10वां प्रश्न है। तो इसके अनुसार अगर हम जाएंगे 10वें प्रश्न के अनुसार कौन सही होना चाहिए, इसकी मिलान कर लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि महानंदा जो है ये पश्चिम बंगाल में रहेगा, पश्चिम बंगाल में। और लखरी घाटी कहाँ पर है? लखरी घाटी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, ये रहेगा उड़ीसा में। लखरी घाटी कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा। तो कौन सा हो गया था? 3 हो गया था, अब 4 हो गया। अगला है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश में है, 1 हो गया। और नेक्स्ट हो गया चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा तो वही उत्तर प्रदेश में है। इस हिसाब से कौन सही होगा? 3, 4, 1, 2, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है भारत में? बर्ची पानी झरना, जोग झरना यानी कि जोग प्रपात जिसको कहेंगे, मिनीमाटी मिनीमाटी झरना या कुंचिकल झरना, कौन रहेगा? 11वां प्रश्न है ये, सबसे ऊंचा झरना। तो ये रहना चाहिए कुंचिकल झरना है, डी नंबर सही हो जाएगा। ये झरना जो है, थोड़ी सी हम व्याख्या इसके बारे में बताना चाहेंगे। इसकी लगभग ऊंचाई है कुंचिक, इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। यही 1400 के ऊपर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कमेंट करके बताइए मिनीमटी झरना कहाँ पर है? किसकी बात हो रही है? मिनीमटी झरना कहाँ पर है? अरे भाई केरल में है। जोग कहाँ है? जोग जलप्रपात कहाँ पर है? इसके बारे में भी लिख दूं मैं। तो ये रहेगा कर्नाटका में, कर्नाटका में जोग जलप्रपात। और कौन सा बचा? बर्ची पानी बचा है अभी। बर्ची पानी है कहाँ पर है? ये उड़ीसा में होना चाहिए। तो ये उड़ीसा में हो गया, कर्नाटक चला गया। ये कुंचिकली कहाँ पर? ये भी कर्नाटक में ही रहेगा। नेक्स्ट है पुर्तगाल एवं स्पेन निम्न में से किस भूभाग में बसे हुए हैं?
पुर्तगाल एवं स्पेन निम्न में से किस भूभाग में बसे हुए हैं? किस भूभाग में बसे हुए हैं? कुल प्रायद्वीप में, स्कैंडिनेवियन निविया प्रायद्वीप में, अरेबियन प्रायद्वीप में या जूटलैंड प्रायद्वीप में किस भाग में बसे हुए हैं? ये आइबेरियन प्रायद्वीप में रहेंगे। सी नंबर सही हो जाएगा। और जो आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है, फ्रांस से पायरेनीज पर्वत द्वारा अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? फ्रांस से, हिस्सा जो फ्रांस का है उससे पायरेनीज पर्वत द्वारा अलग हो जाएगा वहाँ पर। और कोला प्रायद्वीप इसमें है, ये कहाँ पर है? ये रूस के हिस्से में आएगा। और स्कैंडिनेविया इसमें कौन कौन से देश आते हैं कमेंट करके बताइए। इसके बारे में हमने एक प्रश्न भी बनाया है। प्रश्न बनाया था, निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है, ये बताना है। फिलहाल मैं कुछ देशों के नाम, नॉर्वे, स्वीडन तो आते हैं इसमें से, अन्य बताइएगा। नेक्स्ट है, चुनाव के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये है क्या? सिस्टम तो बड़ा अच्छा है वैसे, यह गलत है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस विधि के अनुसार चुनाव परिणाम में जिसे सबसे अधिक वोट मिलता है वह प्रत्याशी विजयी घोषित होता है। इस प्रणाली का उपयोग भारत में लोकसभा या राज्यसभा विधानसभाओं के सीधे चुनाव कराने के लिए किया जाता है, या फिर ये सही है? 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन कथन सही हो जाएगा? ना ही एक ना दो, केवल दो या एक और दो। 13वें प्रश्न की बात करेंगे। वैसे चुनाव परिणाम में सबसे अधिक वोट जिसको मिलेंगे वही प्रत्याशी घोषित माना जाता है, विजयी घोषित किया जाएगा। और लोकसभा और विधानसभाओं के सीधे चुनाव कराने के लिए किया जाता है, तो इसी सिस्टम का उपयोग होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत। तो आंसर देखेंगे, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, सी नंबर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? इनमें से जो राज्य दिए हैं, मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर किसका है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल? तो ये रहेगा हरियाणा। कौन सा रहेगा? हरियाणा रहेगा 14वां प्रश्न। ये 2021 के अनुसार है, 2021 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं और आगे फैक्टर्स दिए हैं। ये क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और इधर इनके फैक्टर्स दिए हैं। कहा जा रहा है कि अग्नि निम्नकरणीय प्रदूषण फ्लोराइड्स से, ओजोन छिद्र का बढ़ना आयनीकरण विकिरण के द्वारा, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, और जलीय प्रदूषण एल्युमिनियम के बर्तन के कारण। करना क्या है? सुमेलित करना है सही से। कौन सही हो जाएगा? इनमें से कौन सही रहेगा? तो 15 के हिसाब से ये चीज़ देखनी है, कौन सही होना चाहिए। ये आगे दिए हैं, इनमें से कौन सही माना जाएगा ये देखना है। पहले तो मिलान किया जाए। सॉरी, अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है, अग्नि मैंने बोल दिया था। अनिम्नीकरणीय प्रदूषण किससे होता है? फ्लोराइड से तो नहीं होता, आयनीकरण से भी नहीं होता, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी नहीं होगा। एल्युमिनियम के बर्तन से हो जाएगा, डी नंबर से। अनिम्नीकरणीय धीरे धीरे एक धीमा जहर है, जो एल्युमिनियम के बर्तन है धीमे जहर, तो हो गया 4। ओजोन छिद्र का बढ़ना, आयनीकारी विकिरण नहीं, CFC हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया? 4 के बाद 3। अगला देखेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण
ये किससे होगा? ये 2 नंबर से हिसाब से आयनीकरण विकिरण के द्वारा खतरनाक किरणें बन जाएंगी। तो 4 3 2 हो गया। बचा एक डी नंबर, जलीय प्रदूषण किस में जाएंगे? फ्लोराइड्स। फ्लोराइड टेस्ट किया जाता है जल का प्रदूषण जांचने के लिए। फ्लोराइड टेस्ट होता है, आयरन टेस्ट होता है, आर्सेनिक टेस्ट होता है। तो ये हो गए 4 3 2 1, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटान के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। फिर कारक कह रहा है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। ए आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या है, ये बताना है। तो ए आर दोनों सही या ये फला फला क्या होना चाहिए? पहले तो हम इन्हीं चीज को देख लेते हैं 16वें प्रश्न में, जिससे कि सारी जानकारी हो जाए हमको। ठीक है, कह रहा है कि 1998 में किसने, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटान के लिए एक विज्ञप्ति जारी की, एक प्रेस रिलीज हुई। पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगती है। तो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से मिले, मैच कर रहे हैं, और ए आर दोनों फिर सही भी हो गए। ए नंबर सही हो जाएगा। किसका? 16वें का ए नंबर सही हो गया। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1976 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1989 में या वर्ष 1994 में? तो उत्तर प्रदेश जो भाषा संस्थान की स्थापना है वर्ष 1994 में की गई थी। ठीक है, जबकि फिर आगे इसका पुनर्गठन भी कर दिया गया। क्या है? पुनर्गठन भी हुआ इसका, हुआ है वर्ष 2007 में ये हुआ। और राज्य की 2 भाषाएं हैं आधिकारिक रूप से, कौन कौन सी हैं कमेंट करके बताइए, कौन कौन सी भाषाएं हैं? अरे भाई उर्दू को रख लो, मत भूलो इसको, गाना खूब सुन लेते हैं उर्दू लफ्ज़े में। अब तो हरियाणवी पंजाबी भी खूब पसंद किए जा रहे हैं, और जो हिंदी भाषी के लोग हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी गाना पसंद करते हैं। आगे हिंदी तो अपनी है ही। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित? एक आंदोलन और सक्रिय संबंध व्यक्ति। 18वां प्रश्न है, सही सुमेलित कौन है ये बताना है। कहा जा रहा है कि चंपारण राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी भूमिका अदा की। अहमदाबाद मिल श्रमिक में मोरारजी देसाई, खेड़ा के आंदोलन में वल्लभ पटेल। कौन सा सही होना चाहिए इनमें से? 18वां प्रश्न है, कौन सा है? 18वां प्रश्न है, सॉरी। तो इनमें से देखना है, चंपारण के आंदोलन में भाई गांधी जी तो नाम दिया नहीं है, तो यही हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, एक हो गया। अहमदाबाद मिल श्रमिक, यहाँ पर भी गांधी जी गायब, तो ये तो है नहीं। वल्लभ भाई पटेल तो आ जाएंगे खैर। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 होना चाहिए। ठीक है, मिलान के हिसाब से खेड़ा के आंदोलन में थे ये, और ये थे चंपारण वाले में, तो 1 3 सही है। फिर से चेक कर लीजिए, चंपारण के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद जी थे, खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित थे, अहमदाबाद मिल श्रमिक में मोरारजी नहीं बल्कि गांधी जी को मिला लीजिए इसमें। 1 और 3 सही हो गया, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में पद्म पुरस्कार के बारे में क्या सही है? जो पद्म पुरस्कार है इसके बारे में सही क्या है?
पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है, बिल्कुल है। पद्म पुरस्कारों को भारत रत्न के वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया तथा वर्ष 1980 में फिर शुरू किया गया। 19वां प्रश्न है, इसमें ए और बी दोनों सही है क्या, या ना ही एक ना दो, इनमें से कौन सही रहेगा? तो इस हिसाब से ए और दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, कब किया गया था? भारत रत्न के वर्ष 1970 में बंद कर दिया गया और 1980 में फिर शुरू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? 3वें, 5वें, 7वें, 10वें, बहुत फेमस है। 20वां प्रश्न है, डी नंबर सही हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। और क्या क्या है, कुछ वर्णों के बारे में ज़्यादा अच्छा लिखा है, कुछ वर्णों के बारे में आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, ऐसा भी लिखा हो सकता है, और लिखा है, मैंने भी देखा है। कुछ चीज़ें संस्कृत तो नहीं आती, हिंदी में मिल जाती तो अच्छी तरह से पढ़ लिया मैंने। नेक्स्ट है, लोकाट एक है, सदाबहार सब्जी है, सदाबहार फल वृक्ष है, या सदाबहार वन है, इनमें से कोई नहीं है, क्या है? 21वां प्रश्न है ये। तो सदाबहार फल वृक्ष है लोकाट, क्या है? 21वें प्रश्न में सदाबहार वृक्ष क्या है? एक ये लोकाट है। अगला प्रश्न है, असल में लोकाट वृक्ष सदाबहार फल तो है, लेकिन मिलता कहाँ है? जापान में मिलता है। आप यहाँ पर लुबुर लुबुर मत करिए, भारत में नहीं मिलता है कि हमको अच्छा फल मिल जाए, हम पहुँच जाए। आगे देखिएगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मापने की इकाई क्या है? सॉरी, क्या मापने की इकाई है? जल प्रदूषण मापने की इकाई, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई, वायु प्रदूषण मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। 22वां प्रश्न है ये, जल प्रदूषण मापने की इकाई है। देखिए, अगर किसी भी जल में ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो मछलियाँ तो मरने ही लगती और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? उस जल को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य जो फोटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उनके लिए फोटोप्लैंक्टन तो बनाने अपनी ऑक्सीजन निर्माण करेंगे, वैसे जो जू प्लैंक्टन है, जो जीव जंतु हैं, जीव हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जितना ही BOD बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन उसमें उतनी कम है, जहरीला उतना हो रहा है वो, तो BOD इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी की अगर 4 है तो उसको ये ना समझिए कि हाँ ये खतरनाक है, नहीं, ये कम है। अगर 8 हो गई तो ये खतरनाक बढ़ गया, क्यों? ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है ना, ये चीज़ कहीं कमी होगी तभी तो मांगी गई उसको। BOD जल प्रदूषण मापने की इकाई है, इसका अधिक होना जल के लिए संक्रमित होने को दर्शाता है। सॉरी। अगला प्रश्न है, आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, क्या है? ऑयल क्या है? एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल आयात में, तेल शोधन में, तेल अनुसंधान में, तेल विपणन में। 23वां प्रश्न है ये, क्या सही होना चाहिए? तेल अनुसंधान में है, सी नंबर सही हो गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, बिल्कुल, जो रूच तेल एवं प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन, तेल परिवहन में संलग्न है।